स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब 088 पर। आज की क्लास के अंतर्गत अपन कक्षा 9 के चैप्टर लोकतांत्रिक अधिकार का भाग 4 पढ़ेंगे। इससे पहले 3 भाग अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं, तो आगे क्लास शुरू करते हैं अपन। जीने के अधिकार और निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, यानी व्यक्ति को उसके जीने के अधिकार और निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। उनको जीने के अधिकार और निजी स्वतंत्रता से वंचित कब किया जा सकता है? कानून द्वारा स्थापित संस्थाओं के माध्यम से। अगर कोई भी संस्था कानून द्वारा स्थापित नहीं है तो व्यक्ति की वो जीने के अधिकार और निजी स्वतंत्रता से उसको वंचित नहीं कर सकती। जब तक अदालत किसी व्यक्ति को मौत की सज़ा नहीं सुनाती उसे मारा नहीं जा सकता। ये अपन जानते ही है भाई, किसी भी व्यक्ति को जब तक अदालत के द्वारा मौत की सज़ा नहीं सुनाई जाए, फांसी की सज़ा नहीं सुनाई जाए, तब तक उसको फांसी पर नहीं लटकाया जा सकता। इसका यह भी मतलब है कि कानूनी आधार होने पर ही सरकार या पुलिस अधिकारी किसी नागरिक को गिरफ्तार कर सकते। अगर किसी भी नागरिकों को गिरफ्तार करना है तो वो पुलिस अधिकारी के द्वारा या सरकार द्वारा किसी कानूनी आधार पर ही उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, और तब भी उसको कुछ नियम है, उन नियमों का पालन करना पड़ता है। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि अगर सरकार या पुलिस अधिकारी के द्वारा किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तब उन पुलिस अधिकारी को कौन से नियमों का पालन करना होता है? तो इसमें ये पहला नियम है, गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी या हिरासत में लेने के कारणों की जानकारी देना। यानी उस व्यक्ति को किस कारण से गिरफ्तार किया गया, ये कारण उस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बताना पुलिस का दायित्व है। दूसरा नियम है, गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सबसे निकट के मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ्तार के 24 घंटों के अंदर प्रस्तुत करना। यानी पुलिस अधिकारी के द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो सबसे नज़दीक जो मजिस्ट्रेट है उनके सामने उसको 24 घंटों के अंदर प्रस्तुत करना होता है। फिर एक नियम है, ऐसे व्यक्ति को वकील से विचार विमर्श करने और अपने बचाव के लिए वकील रखने का भी अधिकार होगा। यानी वो अपने बचाव के लिए वकील रख सकता है और उस वकील से विचार विमर्श भी कर सकता है। यही उदाहरण अपन ने जो आगे पढ़े थे, ग्वांतानामो बे और कोसोवो के अंतर्गत व्यक्तियों को जीवन की रक्षा और निजी स्वतंत्रता से क्या किया गया था? वंचित किया गया था। अब अपन पढ़ेंगे शोषण के खिलाफ अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार या शोषण के खिलाफ अधिकार, जो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक शुरू होते हैं? अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 इसके अंतर्गत आते हैं। स्वतंत्रता और बराबरी का अधिकार मिल जाने के बाद स्वाभाविक है नागरिकों को यह अधिकार भी हो कि कोई उनका शोषण नहीं करे। यानी उनको स्वतंत्रता का अधिकार मिल गया, बराबरी का अधिकार मिल गया, अब उनको ऐसे अधिकार भी मिलने चाहिए जिससे उनका कोई भी शोषण ना करे। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे भी संविधान में लिखित रूप में दर्ज करने का फैसला किया ताकि कमजोर वर्गों का क्या ना हो सके? शोषण। यानी जो संविधान निर्माता है उनके द्वारा शोषण के खिलाफ अधिकार है वो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जोड़ा गया, जिसके आधार पर कमजोर वर्गों का क्या ना हो सके? शोषण नहीं हो सके। यानी कमजोर वर्गों को शोषण से इनको मुक्ति मिलती है। संविधान ने खास तौर पर 3 बुराइयों का जिक्र किया, इन्हें गैर कानूनी घोषित किया। अब 3 बुराइयां कौन सी है जिन्हें गैर कानूनी घोषित किया गया है? जिसके अंतर्गत सबसे पहले है, पहला है संविधान मनुष्य जाति के अवैध व्यापार का निषेध करता है।
यानी जो मानव जाति का अवैध व्यापार होता है उसका संविधान के अंतर्गत निषेध किया गया है, यानी उसके ऊपर रोक लगाई गई, मानव जाति का अवैध व्यापार नहीं होगा। ऐसे धंधों का शिकार महिलाएं होती, यानी जो अवैध व्यापार होता है उसके अंतर्गत ज़्यादातर इन महिलाओं का अवैध व्यापार होता है जिसका अनैतिक कामों के लिए शोषण किया जा रहा है। दूसरा है, हमारा संविधान किसी किस्म के बेगार या जबरन काम लेने का निषेध करता है, यानी संविधान में ये भी कहा गया है कि भाई बेगार या जबरन काम लेने का निषेध करता है, यानी किसी भी व्यक्ति से जबरन काम नहीं कराया जा सकता। बेगार प्रथा में मजदूरों का अपने मालिक के लिए मुक्त या बहुत थोड़े से अनाज वगैरह के लिए जबरन काम कराना पड़ता है। यानी बेगार प्रथा में होता क्या है, वही जो मजदूर होता है वो अपने मालिक के लिए मुफ्त में या बहुत थोड़े अनाज या कम पैसों में ही जबरन काम करता है, या कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि उनको पैसे दिए ही नहीं जाते। जब यही काम मजदूर को जीवन भर करना पड़ता है तो उसे बंधुआ मजदूरी कहते हैं। यानी आपसे पूछ सकते हैं कि बंधुआ मजदूरी किसे कहते हैं, यानी जब मजदूर अपने मालिक के वहाँ पर बिना पैसे या कम पैसे में जीवन भर वहाँ पर अगर काम करता रहता है तो वो क्या कहलाती है, बंधुआ मजदूरी कहलाती है। तीसरी बुराई है, संविधान बाल मजदूरी का निषेध करता है, यानी संविधान के अंतर्गत जो बाल मजदूरी है उसके निषेध की भी बात कही गई है। किसी कारखाने, रेलवे, खदान, बंदरगाह जैसे जो खतरनाक काम है वहाँ पर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करना की मनाही, यानी ये जो खतरनाक उद्योग धंधे हैं वहाँ पर ये 14 जो वर्ष के बच्चे वो यहाँ पर काम नहीं करेंगे। इसी को आधार बनाकर बाल मजदूरी रोकने के लिए अनेक कानून बनाए गए, यानी इसी को फिर आधार माना गया और ऐसे कई सरकार के द्वारा कानून बनाए गए जो बाल मजदूरी को रोकते हैं। जैसे बीड़ी बनाने, पटाखे बनाने, दिया सलाई बनाने, प्रिंटिंग, रंग रोगन जैसे कामों में बाल मजदूरी रोकने के कानून शामिल है। यानी इन्हीं के द्वारा ये कानून बनाए गए जिसमें ये बीड़ी बनाने, पटाखा, दिया सलाई, प्रिंटिंग, रंग रोगन जैसे कामों के अंतर्गत जो बाल मजदूरी की जाती है उनके ऊपर रोक लगती है। आगे बढ़ेंगे अपन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक होते हैं। तो इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि भी स्वतंत्रता के अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है। इस मामले में भी हमारे संविधान निर्माता खास तौर पर सचेत थे, यानी धर्मनिरपेक्षता के बारे में भी। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और विश्व के अन्य देशों के समान भारत के अधिकांश लोग अलग अलग धर्म को मानते हैं, यानी भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत के अंतर्गत अलग अलग समुदाय के लोग अलग अलग धर्म को मानते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। धर्मनिरपेक्षता इस सोच पर आधारित है कि शासन का काम व्यक्तियों के बीच के मामले को देखना है, व्यक्ति और ईश्वर के बीच के मामलों को नहीं। यानी आपसे पूछ सकते हैं कि भाई धर्मनिरपेक्षता की जो सोच है वो किस आधारित है। इसमें यह कहा गया भाई जो शासन व्यवस्था है उसका काम क्या है, व्यक्तियों के बीच के जो मामले उनको देखना, न कि व्यक्ति और ईश्वर के बीच के मामलों को। धर्मनिरपेक्ष शासन वह शासन है जहाँ किसी भी धर्म को आधिकारिक धर्म की मान्यता नहीं दी गई। यानी धर्मनिरपेक्ष शासन वह शासन है जिसके अंतर्गत एक आधिकारिक धर्म को मान्यता नहीं दी गई है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में सभी धर्मों के प्रति शासन का संभाव रखना शामिल है। यानी भारतीय दृष्टि से देखें तो भारतीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत
सभी धर्मों के प्रति समान रवैया अपनाया जाता है, यानी किसी भी धर्म को विशेष धर्म नहीं माना जाता है, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाता है। धर्म के मामले में शासन को सभी धर्मों से उदासीन और निरपेक्ष होना चाहिए, यानी किसी भी धर्म को बढ़ावा न देना, सभी धर्मों को समान मानना, ये भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कहा गया है। हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने, उस पर आचरण करने और उसका प्रचार करने का अधिकार है, यानी कोई भी व्यक्ति वो अपना एक धर्म मान सकता है, उस धर्म के प्रति आचरण अपना सकता है और उसका प्रचार कर सकता है। हर धार्मिक समय पंथ को अपने धार्मिक कामकाज का प्रबंधन करने की आज़ादी है, यानी कोई भी धार्मिक समूह हो या पंथ हो, उसे अपने धार्मिक कामकाज का जो प्रबंधन करने की पूर्णतः आज़ादी प्राप्त है, पर अपने धर्म का प्रचार करने के अधिकार का मतलब यह नहीं है किसी को झांसा देकर, फरेब या लालच करके उसका धर्म परिवर्तन कराना, यानी वह अपने धर्म का प्रबंधन कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को झांसे में लेकर, लालच देकर उसका धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से चाहे तो धर्म परिवर्तन कर सकता है, यानी अगर कोई व्यक्ति चाहे कि मैं इस धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाना चाहता हूँ, तो व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकता है। धर्म मानने और उनके अनुसार आचरण करने का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति अपने मन के अनुसार जो चाहे वो कर सके, यानी धर्म का आचरण करने का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति के जो मन में आए वो कर सके, ऐसा व्यक्ति नहीं कर सकता। जैसे कोई आदमी देवता या कथित अदृश्य शक्ति को संतुष्ट करने के लिए नर बलि या पशु बलि नहीं दे सकता, यानी ऐसा नहीं है कि व्यक्ति अपने मन से जो भी चाहे वो कार्य कर सकता है, नहीं। इसमें कहा गया है कि भाई कोई भी व्यक्ति कथित देवता है या किसी भी को संतुष्ट करने के लिए नर बलि या पशु बलि नहीं दे सकता। औरतों को कमतर मानने या औरतों की आज़ादी का हनन करने वाले धार्मिक रीति रिवाजों पर आचरण करने की अनुमति नहीं। कुछ ऐसे रीति रिवाज भी है जो औरतों को कमतर मानते, औरतों की आज़ादी का हनन करते, ऐसे धार्मिक रीति रिवाजों की अनुमति भारतीय संविधान के अंतर्गत नहीं है। कोई जबरन किसी विधवा का मुंडन नहीं करा सकता, यानी इसमें ये कहा गया है कि भाई जबरन किसी विधवा महिला का मुंडन नहीं करा सकता, उसे सिर्फ सफ़ेद कपड़े पहनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, यानी कोई उसको ये नहीं कह सकता है कि भाई विधवा अगर कोई हो गई है महिला तो उसका मुंडन किया जाएगा या उसे सफ़ेद कपड़े पहनने होंगे, ऐसा उसको मजबूर नहीं किया जा सकता। धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब किसी एक धर्म का पक्ष लेना या उसे विशेष अधिकार देना भी नहीं, यानी जैसे भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब ये नहीं है कि भी एक धर्म को, एक विशेष धर्म का पक्ष ले या उसको विशेष अधिकार दे, ना ऐसा शासन किसी व्यक्ति को किसी धार्मिक मान्यताओं के कारण सजा दे सकता है या उसके साथ भेदभाव कर सकता है। यानी धर्मनिरपेक्षता का सीधा मतलब देखें तो इसमें यही कहा गया है कि भाई भारतीय दृष्टि से देखें तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसके अंतर्गत भारत सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता है, किसी भी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देता है और उसी के आधार पर विशेष अधिकार भी नहीं देता, और किसी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर किसी को सजा का भी प्रावधान नहीं है। उसके साथ भेदभाव कर सकता है। इसी प्रकार सरकार किसी धार्मिक या धर्म संस्था को बढ़ावा देने या उसके रख रखाव के लिए
कर देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकती। यानी कोई धार्मिक संस्था है, कोई धर्म है, उसके रख रखाव के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर करना, कर देने के लिए ऐसा नहीं कर सकती कि भाई आपको इस धार्मिक संस्था या धर्म को बढ़ावा देने के लिए किसी व्यक्ति के ऊपर जबरन कर की व्यवस्था की जाती है कि आपको कर देना होगा। ऐसा नहीं हो सकता। सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में किसी किस्म का धार्मिक निर्देशन नहीं होना चाहिए। अगर किसी शैक्षणिक संस्था का संचालन किसी निजी संस्था करती है तो वहाँ के किसी भी व्यक्ति को प्रार्थना ईश्वर में हिस्सा लेने, किसी धार्मिक निर्देशन का पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। यानी अगर सरकारी संस्था है तो वहाँ पर किसी किस्म का धार्मिक निर्देशन नहीं होगा, और अगर वही कोई निजी संस्था है तो किसी व्यक्ति को प्रार्थना में हिस्सा लेने या धार्मिक निर्देशन का पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। आगे पढ़ेंगे अपन सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। आप हैरान हो सकते हैं कि हमारे संविधान निर्माता अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लिखित गारंटी को लेकर कितने सचेत क्यों थे। बहुसंख्यकों के लिए बहुसंख्यकों के लिए ऐसी कोई गारंटी क्यों नहीं। यानी अल्पसंख्यकों के लिए तो गारंटी दी गई थी, लेकिन बहुसंख्यकों के लिए ऐसी गारंटी क्यों नहीं दी गई। इसका सीधा सा कारण यह है कि लोकतंत्र की कार्य पद्धति अपने आप बहुसंख्यकों को ज़्यादा ताकत देती है। यानी जो भारत के अंतर्गत लोकतंत्र की कार्य पद्धति है, इसमें बहुसंख्यकों को क्या है, ज़्यादा ताकत दी गई। इसीलिए भारत के जो संविधान निर्माता है, इनके द्वारा जो संविधान का निर्माण किया गया, इसके अंतर्गत अल्पसंख्यकों को विशेष महत्व दिया गया। अल्पसंख्यकों को भाषा, संस्कृति और धर्म के विशेष संरक्षण की जरूरत होती है। यानी जिनकी संख्या कम है वो अल्पसंख्यक है, उनको अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को और अपने धर्म का संरक्षण करने की विशेष जरूरत होती है। वे बहुसंख्यकों की भाषा, धर्म और संस्कृति के प्रभाव में पिछड़ने चले जाएंगे। अगर उनका भाषा को, संस्कृति को और धर्म को संरक्षण न दिया गया तो बहुसंख्यकों की जो भाषा है, धर्म है और संस्कृति, उनके प्रभाव से अल्पसंख्यकों का धर्म, संस्कृति और भाषा है, उनका प्रभाव कम हो जाएगा। इसी के चलते संविधान अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों को स्पष्ट करता है कि भाई उनको अपने धर्म, संस्कृति और भाषा को बचाने के लिए, उनका संरक्षण करने का उनको अधिकार है। किसी नागरिकों में विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले किसी भी समूह को अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने का अधिकार। यानी अल्पसंख्यकों के बारे में ये कहा जाता है, उनके बारे में ये कहा गया है, उनको अधिकार दिया गया है कि भी वे अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को या अपने समय की जो भाषा है और संस्कृति है, उनको बचाने का अधिकार है। यानी अल्पसंख्यक अपनी संस्कृति, भाषा, अपना कल्चर, उनको बचाने का संविधान के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। किसी भी सरकारी या सरकारी अनुदान पाने वाले शैक्षणिक संस्थाओं में किसी नागरिकों को धर्म या भाषा के आधार पर दाखिला लेने से नहीं रोका जाएगा। यानी कोई भी सरकारी या सरकारी अनुदान से प्राप्त कोई शैक्षणिक संस्था, उसमें किसी भी नागरिकों को धर्म और भाषा के आधार पर दाखिला लेने से नहीं रोका जा सकता। ये अल्पसंख्यकों के बारे में कहा गया है कि भाई वो अल्पसंख्यक है, उनकी संख्या कम है, और इसी के आधार पर सरकारी हो या सरकारी अनुदान से प्राप्त जो शैक्षणिक संस्था है, उसमें धर्म और भाषा के आधार पर उसको दाखिला देने से मना नहीं किया जाएगा। तीसरा है, सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का क्या है, अधिकार। यानी जो अल्पसंख्यक है वो अपनी पसंद से शैक्षणिक संस्था स्थापित भी कर सकता है और उनको चलाने का अधिकार भी। या अल्पसंख्यकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक अल्पसंख्यक पर से नहीं,
यहाँ अल्पसंख्यक का मतलब ये नहीं कि वो धार्मिक दृष्टि से कम है। किसी स्थान पर एक खास भाषा को बोलने वाला या का बहुमत होगा, वहाँ अगर अलग भाषा बोलने वाला अल्पसंख्यक होगा। इसमें ये कहा गया भाई एक विशेष क्षेत्र जैसे आंध्र प्रदेश में जो तेलुगु बोलने वाले का बहुमत है तो वे वहाँ पर बहुसंख्यक हो गए, और वही तेलुगु जो कर्नाटक के अंतर्गत है उनकी संख्या कम है तो वो अल्पसंख्यक हो गई। पंजाब के अंतर्गत सिख बहुसंख्यक है तो वही सिख राजस्थान और हरियाणा और दिल्ली में वो अल्पसंख्यक कहलाते हैं। हमें ये अधिकार कैसे मिल सकते हैं, यानी जो मौलिक अधिकार है व्यक्तियों को प्रदान किए गए हैं, ये हमें कैसे मिल सकते हैं। यद्यपि अधिकार गारंटी की तरह है तब भी ये हमारे किसी काम के नहीं अगर इन गारंटियों को मानने और लागू करने वाला न हो। यानी अधिकार दिया गया है फिर भी अगर उनको मानने और लागू करने वाला न हो तो ये हमारे लिए काम के नहीं। संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण है, इसलिए इन्हें लागू किया जा सकता है। हमें उपरोक्त अधिकारों को लागू कराने की मांग करने का भी अधिकार, यानी जो उपरोक्त अधिकार दिए गए हैं उसको लागू कराने का भी हमारे पास में क्या है, अधिकार है। हमारे पास उन्हें लागू कराने के उपाय है, उसे संवैधानिक उपचार का अधिकार कहते हैं। यानी मान लो मौलिक अधिकार है, उन मौलिक अधिकारों को लागू कराने का जो अधिकार है उसे अपन संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, और ये अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। 32 के अंतर्गत ये कहा गया कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह भी एक मौलिक अधिकार ही है। ये भी जो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ये भी क्या है, एक मौलिक अधिकार ही है। यह भी एक मौलिक अधिकार है। ये अधिकार अन्य अधिकारों को प्रभावी बनाता है, यानी इस संवैधानिक जो उपचारों का अधिकार है ये जो अन्य मौलिक अधिकार है उनको क्या बनाता है, प्रभावी बनाता है। कई बार हमारे अधिकारों का उल्लंघन कोई और नागरिक या कोई संस्था या फिर स्वयं सरकार ही कर रही हो, यानी अगर हमारे जो मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन किसी नागरिक के द्वारा, किसी की संस्था के द्वारा या सरकार कर रही है, पर जब इसमें से हमारे किसी भी अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो हम अदालत के जरिए उसे रोक सकते हैं। यानी संस्था के द्वारा, नागरिक के द्वारा, सरकार के द्वारा भी हमारे जो मौलिक अधिकारों के जहाँ हनन हो रहा है तो हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत इसके तहत हम उनके खिलाफ अदालत के अंतर्गत जा सकते हैं। इस समस्या का निदान पा सकते हैं, यानी मौलिक अधिकारों का जो हनन हो गया है इसके खिलाफ हम अदालत के अंतर्गत जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत, और जो उल्लंघन हो रहा है उससे अपन निजात पा सकते हैं। अगर मौलिक अधिकारों को का मामला हो तो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय या किसी राज्य के उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। यानी मौलिक अधिकारों के संबंधित उल्लंघन से संबंधित मामला है तो अपन सीधे कहाँ जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में या फिर उच्च न्यायालय में। इसी कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हमारे संविधान की आत्मा और हृदय का, यानी पूछ सकते हैं कि भाई कौन सा अनुच्छेद है जो आत्मा और हृदय कहलाता है, तो अनुच्छेद 32, यानी संविधान की आत्मा और हृदय है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। मौलिक अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और सरकार द्वारा गठित किसी भी अन्य प्राधिकारी की गतिविधियां, उनके द्वारा संचालित जो गतिविधियां है फैसलों से ऊपर है। यानी ये जो मौलिक अधिकार है विधायिका हो, कार्यपालिका और सरकार द्वारा गठित किसी भी अन्य प्राधिकरण की जो गतिविधियां या उनके द्वारा जो लिए फैसले उससे भी ऊपर ये मौलिक अधिकार। अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई कानून नहीं बना, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई कानून नहीं बना है,
यानी ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो मौलिक अधिकारों को क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। कोई फैसला नहीं लिया जा सकता विधायिका या कार्यपालिका इस विधायिका या कार्यपालिका के किसी भी फैसले, यानी विधायिका या कार्यपालिका के द्वारा जो फैसला लिया गया फैसले या काम से मौलिक अधिकारों का हनन हो, इसमें कमी हो, तो ये फैसले या काम ही अवैध हो जाएंगे। यानी इसमें ये कहा गया है कि अगर कार्यपालिका और विधायिका के द्वारा ऐसे कानून बना दिए जाते हैं जिससे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उनके द्वारा लिए गए फैसले या काम कैसे हो जाते हैं, अवैध माने जाते हैं। हम केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए ऐसे कानूनों को, उनकी नीतियों और फैसलों को या राष्ट्रीयकृत बैंक या बिजली बोर्ड जैसी किसी अन्य उनके द्वारा गठित संस्थाओं की नीतियों और फैसलों को क्या दे सकते हैं, चुनौती। वे भी व्यक्तियों या निजी संस्थाओं के खिलाफ मौलिक अधिकारों के मामले में दखल नहीं दे सकते। यानी इनके द्वारा भी व्यक्तियों के जो निजी संस्थाएं हैं, निजी संस्थाओं के खिलाफ मौलिक अधिकारों के मामले में दखल नहीं देते। सर्वोच्च न्यायालय क्या कहा गया, ये जो सर्वोच्च न्यायालय है या उस न्यायालय को मौलिक अधिकार लागू करने के मामले में निर्देश देने, आदेश या रिट जारी करने का अधिकार है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई रिट जारी करने का अधिकार किसको है, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। अदालतें गड़बड़ी का शिकार होने वालों को हर्जाना दिलवा सकती है। यानी हर्जाना दिलाने का भी कार्य किसके द्वारा किया जाता है, अदालतों के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा गड़बड़ी करने वालों को दंडित कर सकती है। अध्याय 4 में हमने देखा कि भाई हमारे देश की जो न्यायपालिका सरकार और संसद से क्या है, स्वतंत्र है। यानी न्यायपालिका किससे स्वतंत्र है, संसद से, या कह सकते हैं सरकार से ये क्या है, स्वतंत्र है। यानी अपने जो भी फैसले हैं वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र लेती है। यानी इसके ऊपर सरकार का या संसद का कोई भी नियंत्रण नहीं है। न्यायपालिका बहुत शक्तिशाली है और नागरिकों के अधिकार के लिए जो कुछ जरूरी हो वे करने में क्या है, सक्षम है। यानी मौलिक अधिकारों की गारंटी कौन देता है कि वो लागू होंगे, व्यक्तियों को मिलेंगे। उनका संरक्षण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, न्यायालय के द्वारा किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। यानी वो नागरिकों के जो अधिकार है वे उनको मिले, ये गारंटी कौन देता है, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय उनका संरक्षण करता है। मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में कोई भी पीड़ित व्यक्ति न्याय पाने के लिए तुरंत अदालत में जा सकता है। पर अब अगर मामला सामाजिक या सार्वजनिक हित का हो, यानी अगर ये जो मामला सामाजिक और सार्वजनिक हित का हो तो ऐसे मामलों में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को लेकर कोई भी व्यक्ति अदालत में जा सकता है। ऐसे मामलों को जनहित याचिका के माध्यम से उठाया जाता है। यानी इसमें यही कहा गया है कि भाई अगर सार्वजनिक हित के कुछ मामले हो, कैसे मामले हो, अगर कोई सार्वजनिक हित के मामले, कैसे मामले हो, सार्वजनिक हित के मामले हो, तो इसके खिलाफ फिर वो व्यक्ति जनहित जो याचिकाएं हैं इनके माध्यम से कोई व्यक्ति या नागरिक या जो नागरिकों का समूह है कि किसी विशेष कानून या सरकारी कार्रवाई के विरुद्ध जनहित की सुरक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय से क्या कर सकता है, संपर्क कर सकता है। यानी सरकार के द्वारा ऐसे कुछ कानून बना दिया जाता है, सरकार के द्वारा ऐसी कुछ कार्रवाई की जाती है जिससे जनता को हानि हो, तो फिर उनके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत जा सकते हैं। यही जनहित याचिका कहलाती है। इसमें कोई भी व्यक्ति या समय, इसके अंतर्गत क्या है, कोई भी व्यक्ति या समय
सरकार के किसी कानून काम के खिलाफ सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय में जा सकता है। यानी सरकार के द्वारा कानून बनाए गए, सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए उसके खिलाफ सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में जा सकता है। ऐसे मामले जज के नाम पोस्ट कार्ड पर लिखी अर्जी के माध्यम से भी उठाए जा सकते हैं। यानी ऐसे मामले, यानी जज के पास पोस्ट कार्ड के माध्यम से, जो अपन चिट्ठी भेजते हैं ना, अर्जी भेजते हैं, उसके माध्यम से उनके पास में पहुंचाए जा सकते हैं। अगर न्यायाधीश को लगे कि सचमुच इस मामले में सार्वजनिक हितों को चोट पहुंच रही है तो वे मामलों को विचार के लिए स्वीकार कर सकती है। अब पढ़ेंगे अपन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इस मामले में पहल की है। यह 1993 में एक कानून द्वारा बनाया गया एक स्वतंत्र आयोग है। यानी इसकी स्थापना कब की गई थी? 1993। न्यायपालिका की तरह आयोग भी सरकार से स्वतंत्र है। यानी जिस प्रकार न्यायपालिका स्वतंत्र है सरकार से, इस प्रकार आयोग भी क्या है? स्वतंत्र है। और आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इसमें आमतौर पर सेवानिवृत्त जज होते हैं, अधिकारी होते हैं, और प्रमुख नागरिकों को क्या की जाती है? उसमें नियुक्ति। ये अदालती मामलों में फैसले देने का दायित्व या बोझ नहीं होता। सो वे पीड़ितों को उनके अधिकार दिलाने में मदद करने पर ही सारा ध्यान केंद्रित करते हैं। यानी किसी व्यक्ति की या जो पीड़ित व्यक्ति उनके जो अधिकारों का हनन हुआ, उस अधिकारों का दिलाने में ये क्या देता है? योगदान करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए अधिकारों की परिभाषा में संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराई गई कई संधियां और अंतर्राष्ट्रीय घोषणाएं भी शामिल है जिन पर भारत ने दस्तखत किए। अब इसमें आगे ये कहा गया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग खुद किसी को सजा नहीं दे सकता। यानी इनको सजा देने का प्रावधान नहीं है। ये जिम्मेदारी अदालतों की, यानी किसी भी व्यक्ति को सजा देने का कार्य कौन करेगा? अदालत करेगा। राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग है, ये किसी भी व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति को उनके जो अधिकारों का हनन हो गया है, वो अधिकार उनको वापस दिलाने का कार्य करता है, न कि किसी को सजा देने का कार्य अदालतों का है। आयोग का काम मानवाधिकार के उल्लंघन में किसी मामले में स्वतंत्र और विश्वसनीय जांच करना है। यानी आपसे पूछ सकते हैं मानवाधिकारों का कार्य क्या है? तो मानवाधिकारों का कार्य जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उसके अंदर स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करना। ये उन मामलों की भी जांच करता है जहां ऐसे उल्लंघन में या उन्हें रोकने में सरकारी अधिकारियों की अपेक्षा बताने का आरोप हो। यह देश में मानवाधिकारों को बढ़ाने और उनके प्रति चेतना जागृत करने का कार्य करता है। यानी मानवाधिकारों के प्रति जो व्यक्तियों के अंदर का चेतना है वो भी उसको भी जगाने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। आयोग अपनी जांच की रिपोर्ट और सुझाव सरकार को देता है। यानी आयोग के द्वारा जो भी जांच की गई उस जांच की रिपोर्ट और सुझाव किसको देता है? सरकार को। पीड़ितों की ओर से अदालत में दाखिल देता है और अपनी जांच करने के सिलसिले में उसके पास व्यापक अधिकार है। वह किसी भी अदालत के तरह यह चश्मदीद गवाहों को समन भेजकर बुला सकता है। यानी किसी भी व्यक्ति को जो गवाह है उनको समन करने का उनके पास में क्या अधिकार है? यानी उनको बुला सकता है। किसी सरकारी अधिकारी से पूछताछ कर सकता है और किसी सरकारी दस्तावेज की मांग कर सकता है। किसी जेल में जाकर जांच कर सकता है या घटना स्थल पर इसकी जांच टीम भेज सकता है। भारत के अंतर्गत ये नागरिक मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में इसके पास निम्न पते पर आप इसकी भी शिकायत कर सकते हैं। तो आगे अगले भाग के अंतर्गत पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, लाइक और
सब्सक्राइब करें।